जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मुझे अब लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चारों तरफ से फंस गए हैं और इतना बुरा फंसे हैं, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है, ऐसी पतली गली नहीं है जिससे वो निकल सके। चारों तरफ से बुरी तरह से, जिस तरह से उन्होंने गोदी मीडिया के माध्यम से पूंजीपतियों के पैसे से नए नए रास्ते निकाले थे, हर रास्ता उनके लिए अवरुद्ध होता जा रहा है और मुझे लगता है बहुत बड़ी संकट से मोदी जी गुजरने वाले हैं और शायद इसीलिए इस संकट को भांपते हुए वो विदेश निकल गए। रामलीला ग्राउंड की मीटिंग हुई, रैली हुई, वहां पे जिस प्रकार की अपार भीड़ थी उससे तो उन्हें धक्का लगा ही था। इसके बाद अभी अभी मेरे को एक फोटोग्राफ मिली है सोशल मीडिया में, जो पंखुरी पाठक जो कांग्रेस की एक नेत्री हैं, उनका सोशल मीडिया पे मैंने ये एक्यूआई लेवल, पूरे विश्व के एक्यूआई लेवल का एक ग्राफ दिखा रहा हूं मैं आपको। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन पंखुरी पाठक ने जो सोशल मीडिया में शेयर किया है उसको मैं दिखा रहा हूं। उसके अनुसार पूरे विश्व के अंदर अगर कोई देश ऐसा है जो रहने योग्य नहीं है, जो गैस चैम्बर बन गया है, यहां तक की परिस्थिति इस मैप को देख के आपको पता चलेगी कि अफ्रीका जैसे कंट्रीज में भी एक्यूआई 100 के लेवल पे है और हमारे देश के अंदर 400, 500, 600 के लेवल पे है। हमारे जीवन को कैसे दूभर बना दिया गया है पिछले 11 साल के अंदर, इस चित्र से आपको पता चलेगा। नंबर एक। नंबर दो, ये पिछले दसियों साल से एक प्रचार प्रसार हो रहा था कि राहुल गांधी बेल पे हैं, सोनिया गांधी बेल पे हैं। एक ऐसे केस के बारे में उन्हें बदनाम किया गया था, नेशनल हेरल्ड के केस के मामले में, जिसे उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, दोनों को, सोनिया जी को और राहुल जी को, जिसमें उन्हें पुरस्कृत किया जाना था, उसमें विच हंटिंग करके ईडी के माध्यम से। और ईडी ने भी ये नहीं सोचा कि किस प्रकार हमारे देश की न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पूरे विश्व के सामने वो नंगा कर रहे हैं। एक ऐसी प्रेस, एक ऐसा नेशनल हेरल्ड का एक कंपनी जिसको स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों को राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित करने के लिए खोला गया था और देश के बड़े बड़े स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने खोला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू में उनका मुख्य हाथ था, महात्मा गांधी का मुख्य हाथ था। वो प्रेस जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया, जब नए नए प्रेस आए, बहुत ऐसे कमर्शियल न्यूज़पेपर्स आए, टेलीविजन आए, लोगों ने नेशनल हेरल्ड को पढ़ना छोड़ दिया और नेशनल हेरल्ड एक हानि करने वाली एक सिख कंपनी बन गई। उसके खर्चे नहीं निकल रहे थे, उसको इनकम नहीं हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में जो उसके ऊपर लोन थे, अगर कंपनी सिक हो रही हो, परेशानी में हो और उसके ऊपर लोन हो, तो उसका लोन का भुगतान करना उसके लिए मुश्किल होता है। यहाँ अपने परिवार में भी समझ सकते हैं, घर का खर्चा मान लीजिए आप चला लें, लेकिन अगर आप लोन जो आपने ले रखे हैं उसको वापस ना कर पाए तो आप परेशानी में पड़ेंगे। उस ऐसी कंपनी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था, उसको बचाने के लिए लोन को अंश पूंजी में कन्वर्ट किया सोनिया और राहुल गांधी ने, और केवल इसलिए किया कि वो कंपनी चल सके और वहां पे काम कर रहे पत्रकारों की रोजी रोटी बच सके। ये बचा, लेकिन ये भी कानून के अंदर प्रावधान बनाया गया, जिसने इक्विटी का पार्टिसिपेशन किया यंग इंडिया ने, राहुल गांधी की, कि नेशनल हेरल्ड के एसेट्स नेशनल हेरल्ड ही के पास रहेंगे, जो वो पहले जो कंपनी फॉर्म्ड थी उसी के पास रहेंगे, यंग इंडिया के पास नहीं आएंगे। और ना तो कोई लाभांश ले पाएगी यंग इंडिया उसमें, ना वो कोई इनकम जनरेट कर पाएगी, ना कोई सिटिंग फीस ले पाएगी, ना कार ड्राइवर, कुछ नहीं ले पाएगी। इसका मतलब जो पैसा आपने अंश पूंजी में लगाया है वो एक ऐसी कंपनी में लगाया है जिसमें आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, केवल उस अंश पूंजी का उपयोग उस कंपनी को चलाने के लिए किया जाएगा। तो इसमें उन्हें पुरस्कृत किया जाना, इसमें केस में उन्हें घसीटा गया, दसियों साल घसीटा गया। अच्छा, उसमें कोई एफआईआर नहीं लिखाई गई, एफआईआर कोई नहीं लिखाई गई। एक स्वयंभू नेता ने ये कंप्लेंट कर दी और ईडी ने उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए उस केस में
चार्जशीट भी फाइल कर दी कोर्ट के अंदर। चलिए, भगवान की कृपा है, देश के अंदर अभी न्यायालय, कुछ न्यायालय ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी बाकी है। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो चार्जशीट आपने दाखिल की है ये सुनने योग्य नहीं है, इसके अंदर कोई मेरिट नहीं है, इसके अंदर कोई केस नहीं बनता। कुछ ही दिन पहले सोनिया गांधी और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, जो भी इस केस को सुनेगा, जिसके अंदर पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, जिसके अंदर केवल लायबिलिटीज को लिया गया है, एसेट्स को नहीं लिया गया है, उस केस में चार्जशीट फाइल करना ईडी में, जबकि उनके पास वकील भी हैं, कानून का उन्हें ज्ञान भी है, केवल राजनीतिक दबाव की वजह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए इस केस को किया। लेकिन चलिए, आज परिणति हो गई और कोर्ट ने उससे सुनने से इनकार कर दिया और चार्जशीट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तीसरा मसला कि हमारे देश का जो रुपया है उसकी कीमत आज के तारीख में, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, 16 दिसंबर 2025 को 91 रुपए को क्रॉस कर गई। जब मोदी जी ने पदभार लिया था 2014 में, उस समय डॉलर की कीमत थी 60 रुपए और आज 91 रुपए हो गई है। और इसका कोई भी अर्थशास्त्र को समझने वाला आदमी समझ सकता है कि भारत जैसे आयातक देश में रुपए का इतना कमजोर होना कितना ज्यादा दुखदाई है। लेकिन जिस व्यक्ति को अर्थशास्त्र का पता ना हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, उसे इस परिस्थिति से बचने के लिए वो तो विदेश निकल गए। लेकिन जहां पे 50 लाख करोड़ के ऋण थे हमारा 2014 में, आप 200 लाख करोड़ से ऊपर हो गए, 4 गुने लोन हो गए, जीडीपी कम हो गई, रुपया कमजोर हो गया। तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस कम होने के बावजूद भारत को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। हमारे देश के अंदर डॉलर के डिमांड बढ़ रही है, इसलिए हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है, गोदी मीडिया ने, आपने सुना होगा, महीनों से आप सुनते आए, गोदी मीडिया बताती थी और नेशनल हेराल्ड केस में बहुत सारे पैनलिस्ट को बुला के उन पैनलिस्ट का मजाक करती थी जो नेशनल हेराल्ड केस की औचित्य पे प्रश्न उठाते थे। आज कम से कम गोदी मीडिया का ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, शाम को क्या न्यूज आइटम चलाएंगे और कैसे हिंदू मुसलमान में नैरेटिव को ले जाएंगे। और नेशनल हेराल्ड में जो बेइज्जती हुई है, AQI लेवल पे जो बेइज्जती हुई है, रुपये की कमजोरी पे जो बेइज्जती हुई है, उसको छिपाने का कैसे प्रयास करेंगे। गोदी मीडिया ने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कैसे विजय मिली है, जबकि वास्तविकता यह है, केरला जहां पे वामपंथ की सरकार है, लेफ्ट की गवर्नमेंट है, वहां पे लोकल बॉडीज इलेक्शन में कांग्रेस को इतनी बढ़िया जीत मिली है, जिससे सिद्ध होता है कि अगले विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहां पे एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी का, जो मोदी जी के सरकार में मंत्री भी है, उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है और कांग्रेस वहां पे काबिज हुई है और कांग्रेस ने मेजॉरिटी प्राप्त की है। केवल एक सीट एक ऐसी नगर पालिका है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, और ये वो सीट है जहां पे वो शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के, जिनको 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया है, मंत्री तक बनाया है। और सुनंदा पुष्कर, जिनकी पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, जिन्होंने 135 करोड़ रुपए के शेयर्स लिए थे आईपीएल के अंदर, उस आईपीएल के अंदर जो ललित मोदी, जो देश का भगोड़ा है, हजारों करोड़ लेके भागा है, वहां पे उनका 135 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट था। वहां केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर जो वोट मिले थे उसमें 5% वोट की गिरावट हुई है। ये ना बताते हुए सारा गोदी मीडिया ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को केरला के अंदर सफलता मिली है। इसके बाद तेलंगाना के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए। भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती करने वाले सारे सहयोगों का राजनीतिक जीवन खत्म हो जाता है, जिसका प्रतीक हैं अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल, शिवसेना, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, बीजेडी। सारे लोगों को खत्म करने के बाद बीआरएस ने भी अपने को खत्म कर लिया। और पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली, बीआरएस तो खत्म हो गई, लेकिन विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने अपना एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त करके एक सरकार बनाई। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिली थी, लेकिन इस बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में कांग्रेस को 4,500 सीटें मिली और बीजेपी को केवल 450 सीटें
इसका मैंने तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार कर दिया, केरला भी ने भी अस्वीकार कर दिया। अब महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन है, उसमें पता चलेगा कि वहां पे अगर चुनाव आयोग ने उस प्रकार का खेल नहीं किया जैसे विधानसभा चुनाव में किया था, तो मुंबई के अंदर भी अपोजिशन जीतेगी और पूरे प्रदेश के अंदर ये जीतेंगे और पता चलेगा कि किस प्रकार से। लेकिन मोदी जी 90 रुपए से कमजोर हो गया, 91 रुपए का $1 का रुपया हो गया, AQI लेवल इतना ज्यादा हो गया, नेशनल हेराल्ड पे आपको झटका दे दिया, पूरे गोदी मीडिया को न्यायालय ने झटका दे दिया। देश के अंदर यह परिस्थिति बन गई है कि वो मनरेगा का प्रोजेक्ट जिसको महात्मा गांधी के नाम पे स्टार्ट किया गया था, जिसमें 100 दिन का रोजगार गरीब जनता को मिलता था, जिनको देने की कम से कम 100 दिन की बाध्यता थी, उस कानून में परिवर्तन करने का प्रयास सरकार कर रही है, 100 दिन की बाध्यता को खत्म कर रही है। और ये पूरे देश को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो लोन है ही, हर राज्य सरकार के ऊपर इतने ज्यादा लोन हैं कि अपने लोन को रिपे करने की वो स्थिति में नहीं है। उस समय मनरेगा का नाम राम जी राम के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे रख के, और उसमें ये नियमों का परिवर्तन जो इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि पहले 90% पैसा मनरेगा का केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी, अब 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। इसका मतलब मोदी जी को पता चल गया है, निर्मला सीतारमन जी को पता चल गया है कि केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। हमारा देश का सारी अर्थव्यवस्था को जो उन्होंने चौपट कर दिया है, और पैसा न देने की वजह से इन्होंने 100 दिन की जो मिनिमम लिमिट थी कि इतनी तो आपको नौकरी देनी ही पड़ेगी मनरेगा के अंदर, जो चाहेगा उसको भी खत्म कर दिया है, और सारा 40% बोझ उस राज्य सरकार पे डाल दिया है जिसके जीएसटी के पैसे नहीं दे रहे, जिसका पैसे का शेयर ये नहीं दे रहे। तो जिस प्रकार की दुर्भावना स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हो रही है, जिस प्रकार की दुर्भावना गरीबों के साथ हो रही है, जिस प्रकार की दुर्भावना AQI लेवल पे हो रही है, जिस प्रकार की दुर्भावना राजनीतिक विरोधियों पे फर्जी मुकदमे लाद के हो रही है, अब उसका पटाक्षेप हो रहा है। और सबसे आखिर की चीज, 18 तारीख को जो एप्स्टीन फाइल है उसका रहस्योद्घाटन होना है। वो बड़े बड़े नाम उसमें आने वाले हैं, अभी उसमें गैस करना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन सुना है उसमें हमारे देश के भी कुछ महानुभाव शामिल हैं, कोई भारत रत्न भी शामिल हैं। और उसके बाद ऐसा तूफान उठने वाला है कि हमें देश को 18 तारीख के बाद एक नए प्रधानमंत्री को चुनना होगा। ये कौन प्रधानमंत्री होगा, और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने मनरेगा के लिए पार्लियामेंट के अंदर धोया है, उससे लगता है समय अच्छा आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लोकतंत्र बचने वाला है और संविधान बचने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।